क्लास 10th का एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10th में आप अगर एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें एक ही में ही दिया हुआ है। तो उसमें हम छठ छठ के जो कौन सा बायोलॉजी का पार्ट है, कौन केमिस्ट्री और कौन सा बायो। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो पार्ट है जैव प्रक्रम और पोषण, तो उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है आपका जैव प्रक्रम। तो उसको समझते हैं पहले जैव प्रक्रम होता क्या है। तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर के टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब एक वर्ड आया अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या? जो सुरक्षा देता है, जो कोई भी काम करने में मदद करता है, अनुरक्षण उसी को कहते हैं। तो अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसमें क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। पहला होता है आपका पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब पोषण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रिशन। श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन और वहन को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और उत्सर्जन को कहते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब क्या? निकालना। उत्सर्जन मतलब क्या? निकालना। तो इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पोषण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पोषण, तो पोषण क्या होता है? तो सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण का मतलब क्या? भोजन को खाना। एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों, जटिल जैव प्रक्रम में क्या है? रासायनिक पदार्थ। तो अंदर में जो प्रक्रिया होती है, जब हम भोजन या कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वो ठोस रूप में रहता है, तो वो अंदर में जाके फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। तो सरल जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण। अब देखिए, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ठोस के रूप में रहता है या द्रव के रूप में रहता है। तो ठोस के रूप में रहता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ हम अंदर में खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम रोटी खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं तो वो अंदर में जाता है। तो अंदर में जाने के बाद उसका बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया होता है, वो टूटता है, फिर टूट के छोटा छोटा लुगदी बनता है। फिर उसका जो अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, जो पोषक तत्व रहता है, उसको निकाल के फिर शरीर के हर एक भाग में पहुंचाया जाता है, जो ब्लड में। तो ब्लड अब कभी कभी कट जाता है तो ब्लड में ऐसा तो नहीं है कि उसमें रोटी या कुछ कुछ निकलता है, ऐसा नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो जो उसमें से जो जो भोजन करते हैं उसमें से जो चीज़ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है उसको किसके द्रव के रूप में उसको अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमें रक्त में पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कोई काम कर पाते हैं। जैसे अभी हम खड़े हैं तो खड़े हैं तो मेरे शरीर में ऊर्जा मिलती है। अगर शरीर में ऊर्जा ना हो तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये होता है पोषण। अब पोषण का क्या क्या उद्देश्य है तो उसको समझ लेते हैं। तो पोषण का मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः कितने हैं? 3 उद्देश्य। ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर निर्माण और रोग से रक्षा। पहला क्या है कि ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा की प्राप्ति मतलब कोई काम करना हो तो ये हमको किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। उसके बाद है शरीर निर्माण। और शरीर निर्माण कैसे होता है? तो शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। जो शरीर, जो मेरा शरीर, हम और आपका शरीर जो निर्माण होता है किससे होता है? तो खनिज लवण और जल और प्रोटीन से बनता है। अब रोग से रक्षा। अब मान लीजिए ये शरीर है तो अब कभी ना कभी तो कोई बीमारी ग्रसित करता ही, तो उससे हमको रक्षा कौन, अक्सर हम बीमार ना पड़े उससे हमको सुरक्षा कौन देता है? तो ये देता है विटामिन। विटामिन शरीर को क्या करता है? रोगों से बचाता है। अब है मुख्य जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें कितने कितने अवयव हैं? मुख्यतः कितने अवयव हैं? तो 7 अवयव हैं। वो क्या क्या है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और मोटा चारा। इसका दूसरा नाम रुक्षांश भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? रुक्षांश। अब ये क्या होता है? सातों चीज। तो ये जैसे हमारे शरीर में सभी विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है, वसा भी ऊर्जा देती है, प्रोटीन शरीर निर्माण में और क्या, तो ऊर्जा भी मिलती है इससे। खनिज लवण क्या देती है? तो शरीर निर्माण में सहायता देती है। विटामिन रोग से रक्षा करती है। जल में भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। रुक्षांश में भी बहुत सारा चीज रहता है। तो ये सब हमारे क्या है? शरीर के लिए मुख्य अवयव हैं। अब समझते हैं जो पोषण के प्रकार। पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। क्या क्या? तो पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। तब स्वपोषी क्या होता है? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर
निर्भर न रहकर भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है। ऐसे जीव जो भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, तो वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है। जैसे पेड़ पौधा, ये सब क्या है? स्वपोषी है। इसको कोई भोजन बना के देता है? ये नहीं। ये सूर्य के उपस्थिति में क्या करता है? अपनी भोजन बनाता है, तो वो क्या है? स्वपोषी है। इसको प्रकाश संश्लेषण एक अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब समझते हैं सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला है, पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे वर्णक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल, जब आप पत्ते को छिलिएगा तो उसमें देखिएगा कि एक हरा रंग का, उसमें दिखेगा हरा हरा कलर का रहता है। उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो पत्ती का हरा रंग नहीं होगा। अब समझते हैं उससे आगे विषम पोषी क्या होता है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर कर रहता है, वो क्या कहलाता है? तो विषम पोषी कहलाता है। जैसे आपका कवक, फंगस, मनुष्य और अन्य जीव जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? विषम पोषी। अब विषम पोषी जो होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या होते हैं? तो पहला आपका होता है परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण वो होता है जो मरे हुए पदार्थ या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है, वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता आप देखते हैं जहाँ गोबर को जमा किया था, तो इस तरह से एक छत्ता टाइप का निकलता है, इसी को क्या कहते हैं? गोबर छत्ता। जो कि कैसा होता है? तो मृतजीवी होता है, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है। अगला है, मृतजीवी जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उसे अपघटित कर देता है, इसलिए मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर वो मृतजीवी अगर पोषक नहीं रहेगा तो वो क्या होगा कि हर जगह आप मरे हुए पदार्थ, वैसे ही जो मरे हुए अगर कोई जीव जंतु होंगे तो वो वैसे ही परा का परा रहेगा। तो उसको खत्म करने का, उसको साफ करने का काम कौन करते हैं? यही मृतजीवी जितने भी होते हैं वही काम करते हैं। इसलिए हमारे पर्यावरण के लिए क्या चाहिए? तो मृतजीवी अच्छे होते हैं। अब उससे आगे समझते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो परजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी पोषण वो होता है जो मतलब वो किसी को हानि भी नहीं पहुंचाता है और वो अपना काम भी कर लेता है। जैसे जू जो होता है वो हमारे बाल में रहता है, तो क्या करता है? वो अपना भोजन हमारे क्या होता है हमारे शरीर से लेता है, तो वो क्या है? परजीवी पोषण है। जैसे पौधे में अमरबेल की लत्ती आप देखते हुए, तो वो उसका जड़ नीचे नहीं रहता है, वो किसी पौधे के टहनी से निकला हुआ रहता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो अब इस प्रक्रिया में परजीवी पोषण प्रक्रिया में 2 प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। तो वो क्या होता है? पोषी और परजीवी। तो पोषी किसे कहते हैं? जिस जीव से खाद्य का अवशोषण होता है वो क्या कहते हैं? परजीवी। अब किससे खाद्य, जैसे मान लीजिए जू के लिए पोषी क्या होंगे? तो हम लोग होंगे, वो हम लोग के शरीर से लेता है। उसके बाद है परजीवी वह जीव जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन का आवास व अवशोषण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। अब उससे आगे समझते हैं प्राणी संपोषण क्या होता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप और प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, अर्थात वह भोजन को लेता है और पचाता और फिर बाहर निकालता है, वो किसमें होता है? तो प्राणी संपोषण। इसका अगर एक लाइन में डिफिनीशन समझे तो जिस जीव जो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है, तो वो क्या होता है? प्राणी संपोषण। जिससे मनुष्य होता है वो कैसा लेता है? तो भोजन को ठोस के रूप में लेता है या तो तरल के रूप में लेता है। अब उससे आगे जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य, अमीबा और सभी जानवर, ये सब कैसे हैं? तो प्राणी संपोषण। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस और जड़ से जल और खनिज लवण एवं पत्ती से क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो पेड़ पौधे में वो कब होता है? जब सूर्य की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। अगर इसका दूसरा डिफिनीशन समझें तो हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, उसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पेड़ पौधे में होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें क्या क्या आवश्यक चीज है, तो उसके बारे में अगर देखें तो पहले आपको चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 कहते हैं, क्लोरोफिल। उसके बाद आपको चाहिए खनिज लवण और जल। ये चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसके बाद स्टार्ट होती है। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका होता है जैसे 6CO2, मतलब कि CO2 पौधा लेती है और जल। उसके बाद क्या? सूर्य की उपस्थिति और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, जिसको C6H12 और O6 कहते हैं। उसके बाद क्या रिलीज करती है? तो O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन गैस, और 6H2 यानी कि जल को निष्कासन करती है। किसके? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद। अब क्या होता है? हरे पेड़ पौधे में पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है। जो हरे पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है उसे रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। पत्ती को क्या कहा जाता है? रसोई घर। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जो पत्ती के अंदर जो हरित लवक होती है उसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण 5 नंबर में आपके बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर। वो क्या होता है? जो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 एक आवश्यक घटक है, इसे साबित करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है, इसको साबित करके बोलता है कि उसको वर्णन करें। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है जो अक्सर आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसको समझते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? पहले प्रयोग का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 एक आवश्यक घटक है। जब हम उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। प्रयोग का नाम पहले लिखेंगे। तो प्रयोग का नाम में क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है? एक आवश्यक घटक है। उसके बाद उपकरण का नाम देंगे कि हमको जो उस चीज को करने में क्या क्या उपकरण लगे, यानी क्या क्या सामान लगेगा, उसको देखना है। तो पहला आपका है बीकर, कॉर्क, स्टैंड। ये सब हमको क्या चाहिए उसमें सेट करने के लिए। आगे हम देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे। उसके बाद आवश्यक सामग्री में क्या चाहिए? तो कास्टिक पोटास यानी कि KOH का सांद्र घोल, और गमले में लगा पौधा, और एल्कोहल आयोडीन का घोल। ये सब हमको लगेगा क्या? आवश्यक सामग्री में। चलिए अब प्रयोग विधि समझते हैं। गमले में लगा एक पौधा लेंगे, उसे 2-3 दिनों तक के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी एवं पत्तियों में मंड नहीं बनेगा। अब एक बीकर लेंगे, उसमें कास्टिक पोटास का सांद्र घोल डाल देंगे। जैसे एक बीकर है, इसमें क्या किए हम? कास्टिक पोटास का घोल क्या किए? डाल दिए। वो कास्टिक पोटास क्या करता है? इसमें से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। का सांद्र घोल डाल देंगे। अब बीकर के कॉर्क के बीचों बीच काटकर उसे 2 टुकड़ों में बांट देंगे, और टुकड़ों को बीचों बीच टुकड़ों को पत्ती को इस प्रकार दबा कर रखेंगे कि पत्ती का आधा भाग जो इस तरह से दिखते होंगे, इसका आधा भाग बीकर के अंदर और आधा भाग बीकर के बाहर रहे। पुनः इसे सूर्य के प्रकाश में 4-5 घंटों के लिए बाहर छोड़ देंगे। बीकर से निकालकर एल्कोहल में उबाल लेंगे, और तब तक उबालेंगे जब तक कि पत्ती का रंग रंगहीन ना हो जाए। तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। तब हम देखते हैं कि जो पत्ती बीकर के बाहर था, यानी कि जो यह दिख रहे हैं, जो पत्ती जो बीकर के बाहर था और जो अंदर था, तो क्या हुआ इसमें परिवर्तन? जो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। जो बीकर के बाहर था वो कैसा हो जाता है? गाढ़े नीले रंग का। तथा जो भाग बीकर के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि कास्टिक पोटास का सांद्र घोल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है तथा बाहरी भाग में स्टार्च की उपस्थिति होती है। तो इससे पूरी प्रक्रिया से क्या समझना है? जो प्रयोग विधि है इसको हमने भाषा के तौर पर लिख दिया। इसमें क्या किया गया है कि जो एक गमले में लगा पौधा लिया, उसको क्या किया? 2-3 दिनों तक उसको अंधेरे कमरे में रख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? जो उसको
एक बीकर लिया गया, यानी कि प्लास्टिक का बोतल या कुछ भी हो उसको लिया गया, उसको दो भाग में काट के एक पत्ती को लिया गया और एक पत्ती को इस तरह से काट के सेट कर दिया गया कि ये पत्ती का आधा भाग बीकर के अंदर, सॉरी अब बीकर के अंदर, आधा भाग बीकर के बाहर रखा गया। और इसमें क्या किया गया, KOH यानी कि कास्टिक पोटास को इसमें डाल दिया गया ताकि इसमें जो डब्बा में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो उस कास्टिक पोटास सोख ले। तो इसका मतलब कि इस डब्बा में क्या है कि कास्टिक पोटास, सॉरी CO2 नहीं है। अब क्या किया गया, इसको जब 4-5 घंटे के लिए बाहर में रखा गया सूर्य की उपस्थिति में, इसमें क्या हुआ कि जब इसको पत्ता को निकाला गया और उसको क्या किया गया, अल्कोहल के घोल में उसको उबाल लिया गया। जब तब तक उबाला गया जब तक कि घोल क्या हो, पत्ता का रंग रंगीन ना हो जाए। उसके बाद पता चलता है क्या, जो बीकर के जो अंदर था और जो बीकर के बाहर था, बीकर का बाहर जो पत्ता था उसका रंग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। कैसा, गाढ़े ने, और जो बीकर के अंदर था वो पीले रंग का हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो बीकर के जो बाहर था उसमें क्या हुआ कि स्टार्च की उपस्थिति दिखी। जो गाढ़े नीले रंग का जो था उसमें स्टार्च थी, लेकिन जो बाहर था उसमें जो अंदर था वो स्टार्च नहीं था। यही प्रयोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण को यही प्रयोग बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है, एक आवश्यक घटक था, क्योंकि ये बाहर में CO2 इसको मिल रहा था और अंदर में नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, कारण स्टार्च बाहर में था और अंदर में नहीं था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। में पोषण, मानव में पोषण क्या होता है, तो मनुष्य में पोषण के पाचन से, मनुष्य में पोषण के पाचन से प्राप्त होता है। किसे, पाचन से प्राप्त होता है पोषण। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। किसमें होता है, आहार नली। अब आहार नली का क्या कार्य वो हम देखेंगे। आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तारित रहता है। कहां से, मुख से स्टार्ट होते हैं और जहां से लेट्रिन बाहर मतलब अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है वो क्या, गुदा। यहाँ आहार मुंह से लेके और गुदा तक के बीच को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब उसमें क्या क्या पार्ट है उसको हम देखेंगे करके। तो इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। अब देखें कि पोषण के विभिन्न चरण क्या क्या है। पोषण के विभिन्न चरण क्या क्या है, तो पहला होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण। इसमें क्या होता है, भोजन को मुंह में लेना। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या, भोजन को मुख में डालना, तो वो क्या है, अंतर्ग्रहण। उसके बाद आता है पाचन। पाचन मतलब क्या, भोजन का पचना, यानी कि भोजन का पचना क्या होता है, पाचन। उसके बाद आता है आपका अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, तो पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण। क्या होता है, जो भोजन जो पचता है उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व है उसका रूपांतरण किया जाता है पोषक तत्वों में, और उसका क्या होता है, फिर अवशोषण किया जाता है। अब अवशोषण कौन करता है वो आगे देखेंगे। उसके बाद है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब कि ये एक एक हर जगह पहुंचाना, मतलब क्या, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय शोषण के लिए उपयोग होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अवशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन होता है। अब समझते हैं पाचन। जो आपका जो पाचन के बारे में, जो भोजन का जो पाचन होता है तो वो क्या होता है, तो पाचन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो एक बार परिवर्तन के बाद दूसरा वो उसी फॉर्म में वापस नहीं आती है। तो क्या होता है, भोजन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। जो पाचन जो होता है, हम लोग कुछ भी भोजन करते हैं उसके बाद वो पचता है, वो पचाने का मेन रीजन क्या है, उससे हमें जितना भी पोषक तत्व यानी कि ऊर्जा जो मिलती है उसको प्राप्त करना है। भोजन में उपस्थित जल, विटामिन तथा खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। भोजन में जो हम लोग जल, विटामिन तथा खनिज लवण जो लेते हैं उसका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। अब जल पीते तो वो पहले से ही वो तरल अवस्था में रहता है, तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा ऑटोमेटिक पहले से रहता है, तो उसका पाचन नहीं होता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि चर्बी, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है, पाचन होता है। तो बोलेगा पाचन किसका नहीं होता है, तो जल, खनिज लवण ये सब का पाचन नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सब का क्या होता है, पाचन होता है।
अब समझते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है। तो आहार, इसको दो भाग में बांटा गया, एक है आहार नाल, दूसरा है आपका पाचन ग्रंथि। अब आहार नाल क्या है और पाचन ग्रंथि क्या है, तो इसको समझते हैं। तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है और गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब पाचन जो होता है जो भोजन का, वो उस समय कहाँ रहता है, तो वो आहार नाल में ही रहता है। अब आहार नाल क्या क्या है, तो आहार नाल की लंबाई अगर पूछे तो वो 32 फीट की होती है। कितनी होती है, 32 फीट की होती है। अब आहार नाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, पहला आपका आता है मुख गुहा, मुख माने क्या, मुंह। उसके बाद ग्रास नली, एक पाइप के टाइप का रहता है ग्रास नली। उसके बाद आता है अमाशय यानी कि पेट। उसके बाद पेट के अंदर होता है छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और लास्ट में गुदा से बाहर निकल जाता है। तो जैसे देखे, मुख, मुख के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और लास्ट में गुदा से बाहर निकल जाता है। उसके बाद आता है पाचन ग्रंथियां। क्या होता है, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करता है। ये जो पाचन ग्रंथि है ये भोजन को पचाने वाली एंजाइम का स्रावित करती है। ये कौन कौन सा एंजाइम करती है, तो ये लार ग्रंथि, उसके बाद यकृत से निकलता है, उसके बाद जठर ग्रंथि निकलता है, उसके बाद पित्ताशय से, उसके बाद अग्नाशय से। ये सबसे क्या निकलता है, पाचन ग्रंथि है। लार ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, पित्ताशय और अग्नाशय, ये सब क्या है, पाचन ग्रंथि है। तो इसके बाद हम लोग को समझना एक एक करके मुख गुहा किस तरह से कार्य करता है। मुख गुहा में बहुत सारे दांत पाए जाते हैं, दांत का क्या कार्य है। उसके बाद ग्रास नली को समझेंगे, ग्रास नली में किस तरह से भोजन नीचे उतरता है। उसके बाद अमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है उसको समझेंगे। उसके बाद छोटी आंत का क्या कार्य है, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत क्या है, उसका गुदा क्या है, इसको एक एक करके समझेंगे। तो उसके बारे में स्टार्ट किया था। अब उससे आगे समझते हैं जो मुंह या मुख गुहा ये क्या होता है। हमने बताया था कि जो पाचन का जो विभिन्न चरण है वो किस किस से होते हुए जाता है, तो उसको समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम मुख के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती है, तो मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है। क्या होता है, मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है। यानी कि कोई भी भोजन अगर हम लेते हैं, कोई भी आहार लेते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं, मुख के ही द्वारा लेते हैं। जो एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें आया जीव, दांत, उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहले मुख में देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले दांत को समझते हैं। दांत जो होती है अमूमन 4 प्रकार की पाई जाती है। कितने, 4 तरह की दांत होती है। एक होता है कृंतक, दूसरा आपका होता है रधनक, और तीसरा अर्धचवर्णक और चौथा चवर्णक। अब कृंतक का काम क्या है, तो कृंतक का काम है काटना। कोई भी चीज को अगर हम काटते हैं तो आगे वाली दांत से काटते हैं, तो उसका क्या है, काटना। उसके बाद आता है रधनक, रधनक का काम है चीरना फाड़ना। इसका क्या काम है, चीरना या फाड़ना। अगर कोई भी चीज है उसको चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, यही आपका रधनक करता है। और चबाने का काम ये दोनों काम करता है। कौन, अर्धचवर्णक और चवर्णक, ये क्या करता है, चबाने का काम करता है। अब जो ये होता है कृंतक, रधनक और अर्धचवर्णक और चवर्णक, इसकी संख्या की बात अगर करें तो अगर दांत को आप ऊपर वाले अगर परत को देखते हैं तो इसको 2 भाग में बांट लीजिए। तो एक साइड की बार गिनती करते हैं तो इसमें आपका कृंतक होता है, आपका 2 होता है, और रधनक 1, और उसके बाद चवर्णक 2, ये भी 3। ये अर्धचवर्णक 2 और ये 3। इसका फॉर्मूला रखिए, याद करिएगा, 21-23। अगर दांतों की संख्या एक साइड के पूछेगी तो 21-23, यानी कि 3 2 5 3 8, यानी एक साइड में 8, तो 8 8 16 दूनी 32 दांत होती है। अगर इसका ट्रिक रखिएगा तो ICPM कौन सी दांत होती है, आई से इंसीजर यानी कि कृंतक, सी से केनाइन यानी कि रधनक, पी से प्रीमोलर अर्धचवर्णक और मोलर चवर्णक, ये आपका ट्रिक हो जाता है। तो अब उससे आगे समझते हैं। मानव के दांत 2 परत के होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं 2 परत के होते हैं, जिसमें बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। क्या कहता है, इनेमल। और जो आंतरिक परत होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। जो चमकीला होता है उसको क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। अब क्या है, मानव शरीर की सबसे कठोर भाग अगर बात करें तो दांत का इनेमल होता है। जो दांत का जो सबसे कठोर अगर भाग की बात करें, ये कौन सा होता है, इनेमल होता है।
वही अगर दांत की बात करें तो दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांत की अगर बात करें तो वो एक बार आता है तो दोबारा वो टूटता नहीं है, लेकिन अस्थाई दांत तो जो होता है वो टूट जाता है, दोबारा आता है, जिसको अस्थाई दांत को दूध के दांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या अगर बात करें तो 20 होती है। कितने? 20। अब उससे आगे समझते हैं लार ग्रंथि, ये भी मुख में ही पाई जाती है। ये क्या होता है? यह मुख में होता है। क्या होता है? मुख में होता है, जिससे एक प्रकार का रस निकलता है। किससे? लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसमें लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम जो जीवाणु होता है वो उसका काम क्या है? वो मुंह के अंदर जो कीटाणु भोजन के साथ जाता है उसको मारने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। ये कहाँ होती है? लार ग्रंथि में। उसके बाद आता है टाइलिन तथा डाइस्टेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च यानी मंड को पचाकर शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कौन? यही आपका ये जो टाइलिन और डाइस्टेज। और म्यूली एंजाइम का क्या काम है? ये भोजन को चिपचिपा यानी कि लसलसा बनाता है। जब आप खाना खाते होंगे देखते हुए मुंह में लसलसापन आ जाता है भोजन में, उसको कौन करता है? ये म्यूलिन करता है, म्यूलिन एंजाइम। ठीक, तो लार ग्रंथि में हमने देख लिया। अब समझते हैं जीव, यानी कि जीव क्या होता है। तो जीव के बारे में अगर बात करें तो जीव की संरचना इस तरह से होती है। तो इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई चीज का अगर नमकीन का स्वाद अगर कुछ भी लेना होता है तो उसको जीव में सबसे जो ऊपर पॉइंट होता है उससे हम जीव नमक को कभी अगर चखने का काम करना है तो उससे चखते हैं। तो वो सबसे आगे का जो भाग होता है वो किस तरह का स्वाद बताता है? तो ये आपको नमकीन बताता है। कैसा? नमकीन। वही अगर बात करें ये जो पीछे की भाग आपको तीखा दर्शाता है कि कितना तीखा है। अगर वही नमकीन जस्ट इसके ऊपर की भाग की अगर बात करें तो ये आपको मीठा का दर्शाता है कि कितना मीठा है या नमकीन तो आपके आगे की भाग। अब बात करते हैं बगल। ये जो दो साइड की बगल का ये परत, ये आपको खट्टा का स्वाद देता है। कैसा? खट्टा का। और ये बीच वाले परत में आप कुछ भी रखिएगा इसका कोई स्वाद नहीं देता है। तो हमने देख लिया कि जीव की संरचना कैसी होती है। अब उससे आगे समझते हैं ग्रसिका या ग्रास नली। ये क्या होता है? यह मुंह से अमाशय को जोड़ती है। मुंह से जो अमाशय, जैसे हम भोजन मुख में लेते हैं तो मुख से जब भोजन लेते हैं यह इस तरह से पाइप के द्वारा जाती है और फिर कहाँ जाती है? अमाशय में जाती है। अमाशय से फिर भोजन नीचे उतरती है। तो ये जो मुख से ये पाइप है इसी को ग्रसिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये मुंह से, यहाँ से मुंह से इसको किसको जोड़ता है? अमाशय यानी कि पेट से जोड़ता है। ये भोजन ग्रसिका में फैलकर तथा सिकुड़कर आगे बढ़ती है। जो भोजन जो उतरता है ऐसा नहीं कि हम मुंह में खाए और नीचे उतर गया, ऐसा नहीं। ये क्रमानुकुंचन यानी कि संकुचन के माध्यम से ये नीचे उतरता है। तो जो सिकुड़कर आगे बढ़ती है उस गति को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। अब उससे आगे समझते हैं अमाशय। अब अमाशय क्या होता है? तो इसकी आकृति चपटा तथा जे आकार की होती है। जो आप देखते हैं ये अमाशय, ये किसकी कैसी आकृति है? जे आकार की। ये अमाशय तो ये कैसी आकृति? तो इसका चपटा यानी कि चपटा हुआ जे आकार की आकृति होती है। यह भोजन संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। ये जो अमाशय आपका होता है ये भोजन को संग्रहित यानी कि जमा भी करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह कहाँ जमा होता है? तो अमाशय में। और उसको क्या करता है? वहां पचाने का भी काम करता है। अगर बात करें कि इस अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है तो 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। कहाँ? ये अमाशय में रोक कर रखता है। तो किसको? तो भोजन को। तो अमाशय की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब कहाँ होता है? तो ये ग्रास नली के जस्ट ये भाग ये आपका होता है कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक। और ये ऊपर से उठा हुआ भाग यहाँ से यहाँ ये क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है। और यहाँ की भाग को क्या कहते हैं? तो पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अगर पूछेगा अमाशय के कितने भागों में बांटा गया तो 3 भागों में, एक कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक इसमें क्या क्या कार्य होता है उसको समझ लेते हैं। तो कार्डियक में इसमें HCl निकलता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ये क्या करता है? इससे क्या निकलता है? इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। कौन? किससे निकलता है? कार्डियक से निकल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो जीवाणुओं को मार देता है। अब उससे आगे समझते हैं फंडिक। फंडिक में क्या होता है?
तो इसमें कांटानुमा संरचना पाया जाता है जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। ये जो फंडिक होता है ये क्या करता है? ये आपको भोजन को रोक कर रखता है। और जो कांटेनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? रूजी। अब ये क्या होता है? कभी कभी आप खाना अगर बहुत लेट तक अगर नहीं खाते हैं तो देखते हैं कि आपके आमाशय यानी कि पेट के अंदर कांटे के जैसा चुभने लगता है। ये जो चुभता है ये क्या होता है? ये रूजी होती है, ये खड़ी हो जाती है, तो जिसके कारण वो क्या होता है? कांटानुमा रहता है, वो आपको चुभने लगता है। अब आता है आगे उसके बाद पाइलोरिक। ये पाइलोरिक क्या होता है? इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या होता है? आमाशय के अंदर हम पढ़ेंगे कि जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि आमाशय के अंदर किस भाग में होती है? तो ये पाइलोरिक भाग में होती है, जिसमें जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन तथा पेप्सिन। अब इसका क्या कार्य है? तो रेनिन दूध को पचाता है, दूध से दही बना के इसको क्या करता है? पचाता है। लेकिन पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है, जो किससे निकलता है? तो ये आपको पाइलोरिक से निकलता है। किससे? आमाशय के पाइलोरिक भाग से निकलता है। अब उससे आगे समझते क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत क्या होती है। तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत क्या होता है? तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है और विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग होती है। जैसे क्या होता है कि जो अगर जंतु शाकाहारी होता है जिसमें जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, लेकिन वही अगर बात करें कि अगर मांसाहारी होता है तो उसकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है। तो जैसे एक वयस्क मनुष्य में अगर क्षुद्रांत की लंबाई की बात करें तो 6 मीटर यानी कि 20 फीट के आसपास होती है, लगभग थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। भोजन का बोले कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपके छोटी आंत में। उसके बाद आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, किसमें? छोटी आंत में। प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपके छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत भी 3 भाग में होते हैं। कितने? कौन कौन है? तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं ये कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके आमाशय से। आमाशय के बाद ये किससे जुड़ा होता है? तो छोटी आंत से। तो ये जो ऊपर की भाग होती है इसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। उसके बाद ये नीचे आप टर्न आते थे इसको क्या कहते हैं? इलियम। और ये नीचे का भाग जो बड़ी आंत से जुड़ेगी इसको क्या कहेंगे? जेजुनम कहेंगे। तो इस 3 भाग कौन कौन है? तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आगे हम देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब उससे आगे समझते हैं। आप छोटी आंत में 2 होता है, एक यकृत और एक अग्नाशय। अब यकृत क्या होता है और अग्नाशय क्या होता है उसको समझते हैं। तो यकृत का काम है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। इसका यह भार लगभग कितना? 1.5 kg के आसपास होता है। जो यकृत में जो एक पित्त स्रावित होता है यकृत में, ये किसमें जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। तो पित्ताशय में यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर क्या होता है? जमा हो जाता है। अगर वही बात करें पित्त का पीएच मान कितना होता है? ये आपका 7.8 से 8.5 यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये जो पित्त होता है, जो यकृत में पित्त स्रावित होता है वो कैसा होता है? तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण। ये जो पित्त निकलता है यकृत से, यह क्या करता है? भोजन में जो उपस्थित वसा होता है उसको तोड़ देता है, जिसके कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। अब उससे आगे समझते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? ये जो होता है एक पत्ते का आकार का होता है। कैसा होता है? ये पत्ते का आकार का होता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पाचक रस कहते हैं। जो अग्नाशय से 3 एंजाइम जो निकलते हैं उसको अगर सामूहिक रूप से अगर बात किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पाचक रस कहते हैं। अब क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। कौन? अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम। अब कौन कौन से हैं? तो वो आपका होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो उसको देख लेते हैं। तो क्या है? पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या होता है? यह प्रोटीन यानी कि पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? जो प्रोटीन यानी कि पेप्टोन को पचाकर किसमें बदल देता है? तो पेप्टाइड के रूप में बदल देता है। उसके बाद आपका आता है एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम है? तो यह
स्टार्च यानी कि मंड को क्या करता है, ये शर्करा में तोड़ देता है। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, मंड को किसमें तोड़ देता है, तो शर्करा में तोड़ देता है। उसके बाद आगे लास्ट आता है लाइपेज। अब तीसरा क्या है, लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, यह पित्त द्वारा पाइसीकृत यानी कि पाइसीकृत वसा को क्या करता है, तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? ये आपका लाइपेज। अब ये जो अग्नाशय से जो 3 रस निकलता है, 3 एंजाइम निकलता है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो अगर ट्रिक देखें इसका अग्नाशय में एंजाइम का ट्रिक होगा लेट। क्या याद करिएगा, लेट। लेट का मतलब क्या, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। याद क्या करिएगा, अग्नाशय से निकलने वाली रस कौन, एंजाइम कौन सी है, तो याद करेंगे लेट। एल से लाइपेज, उसके बाद ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। अब कुछ नोट में देख लेते हैं, तो नोट क्या है, तो भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। जो कहता है, आप बुजुर्गों से सुनते होंगे कि जो खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर में एंजाइम निकलता है, जो पाचन के लिए एंजाइम निकलता है, अगर आप ज्यादा पानी पी लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो जिसके कारण वो सही से पचा नहीं पाएगा। इसलिए लोग कहते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद या कम से कम 15-20 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। ठीक, अब उससे आगे समझते हैं। अगर वही बात करें कि जो आप खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद नींद आता है, आखिर नींद आता क्यों है, तो नींद आने का रीजन क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना कहाँ जाती है, अमाशय में जाके जमा हो जाती है। तो अमाशय में जाने के बाद वो शरीर का जो ज्यादा रक्त जो होता है वो अमाशय की मांसपेशी में चली आती है, जिसके कारण मस्तिष्क में जो होता है वो खून की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में आलस आने लगता है। समझ गए होंगे। अब उससे आगे समझते हैं बड़ी आंत, यानी उसका दूसरा नाम है बृहद्रांत। ये क्या होता है, तो बिना पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत से बृहदांत में भेज दिया जाता है, जहां जल का अवशोषण होता है। अगर बृहदांत में बात करें यानी कि बड़ी आंत में बात करें तो केवल यह जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। अब लास्ट ये क्या होता है, अंतिम गुदा द्वार, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एनस इंग्लिश में, या तो मल द्वार कहते हैं। ये क्या होता है, तो बृहदांत में जल का अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट के रूप में निकलता है। तो ये किसका कार्य होता है, ये कलर सबसे लास्ट काम गुदा में होता है। वही बात करें कि अगर जब लोग समय से अगर आप बात सोच नहीं जाते हैं तो आप देखते हो कब्जियत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो वेदांत में जो बड़ी आंत में है वो उसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होते रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मल सूख जाता है, उसी के कारण क्या होता है, कब्जियत हो जाता है। इसीलिए कहता है कि समय पे शौच जाना चाहिए। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में अपनी राय दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।